अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मेशन कमांडर्स का जो इजलास होता है उसके बाद का एलामिया वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है। अहमियत का हामिल इसलिए है कि पाकिस्तानी जो मारूजी हालात हैं उसके अंदर से इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है वो एक तरह से इंडिकेशन मिलती है पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी के हवाले से भी और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से भी। तो आज जो फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास था उसमें बाकी तो इशूज़ आए, टेररिज्म के हवाले से, अफगानिस्तान से जो स्पिल ओवर है दहशत गर्दी का उसका भी तज़किरा हुआ, कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है मकबूजा वादी के अंदर उसका भी तज़किरा हुआ। लेकिन जो असल फोकस था वो तहरीक इंसाफ के धरने और वहाँ होने वाली सूरत हाल और उसके बाद जो 26 नवंबर के वाक़यात थे उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन थी उसका फोकस था उनके एलामिये के अंदर। जो एलामिये के बड़े बड़े नुकात हैं अगर मैं आपको बताऊं तो फोरम का फ़ौज की दारुल हुकूमत में तैनाती के ख़िलाफ़ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगंडे पर तशवीश का इजहार। फ़ौज को इमारतों की सिक्योरिटी पर लगाया गया था। पहली लाइन के अंदर पुलिस होती है, फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें रेंजर्स थी, और फ़ौज का काम थर्ड लाइन पे आता है जिसमें अहम इमारत जिसमें पार्लिमान है, सुप्रीम कोर्ट है या आपके डिप्लोमेटिक एनक्लेव है उसकी हिफाजत के ऊपर उनकी तैनाती की जाती है। पहले से तैयार करदा प्रोपेगंडा बाद सियासी अनासर के अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है। सियासी और माली मफाद की खातिर जाली ख़बरें फैलाने वालों को कुटहरे में लाना वक्त की ज़रूरत है। ये अब बड़ी एक पावरफुल स्टेटमेंट है, पंच लाइन कहना चाहिए। मैंने पिछले 3-4 रोज़ से पीका लॉ के अंदर तज़किरा किया है कि जो हुकूमत मुजव्वज़ा तरमीम लाना चाहती है उसमें 5 साल की सज़ा है कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना है। वो VPN का जो इस्तेमाल है उसके ऊपर भी उसको ममनुआ आइटम के तौर पर शुमार किया जाएगा और उसके ऊपर भी सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। अब ये जो फेक न्यूज़ है और सोशल मीडिया हेट कैंपेन है इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो है शख्सी आज़ादी, अपनी राय देना, और एक वह कि टारगेटेड कैंपेन करके इंसाइटमेंट करना। इन दोनों में फ़र्क करना ज़रूरी है। अभी तक जो पीका लॉ का मसवदा हमारी नज़र से गुजरा है उसमें ये तफरीक कम नज़र आती है जिससे मिसयूज़ का बहुत ज़्यादा एहतमाल होता है। तो आप जब भी फेक न्यूज़ को टारगेट करके कुछ करना चाहें, लॉ बनाना चाहें, तो इसमें 2 चीज़ों की तफरीक ज़रूर करनी पड़ेगी कि एक किसी शख्स को, एक इंडिविजुअल सिविलियन को अपनी राय देने से हम कोई डंडा मार के डराने की कोशिश ना करें, लेकिन जो बंदा हेट मॉन्गरिंग करता है, इंसाइटमेंट करता है, फ़ौज के चीफ है या उसके क़यादत के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाने की कोशिश करता है, उसको आप यकीनन आप टारगेट कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एलिमेंट लहदा है, ये बाकी मेन स्ट्रीम जो पाकिस्तानी लोग अपनी राय देना चाहते हैं वो उससे लहदा है। इसका अगली लाइन यह है जी कि हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय के ख़ात्मे के लिए कानून साजी और अमल दरामद कराए, कानून साजी भी करे और उसकी इन्फोर्समेंट भी करे। ज़ाती मफादात के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करना नाकाबिले बर्दाश्त है। प्रोपेगंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है। प्रोपेगंडा का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालना है। और लास्ट लाइन है कि हथियार इस्तेमाल करने की कोई भी कोशिश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में पैनल्स में कमरजमान कायरा साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपकी जमात आजकल वैसे ही लाइमलाइट में है। बिलावल की मुलाकातों के बाद लगता है कि पता नहीं कोई सियासी भूचाल भी आने वाला है। खुर्रम दस्तगीर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं और अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे। सबको खुशामदीद कहते हैं। कायरा साहब, सबसे पहले जो 24 का धरना, 26 के जो वाक़यात हुए उसमें तशद्दुद भी था, जाने भी गई, ज़ख्मी भी हुए लोग, और पीका लॉ, इससे शुरू कर लेते हैं। क्या मामले की इससे बेहतर हैंडलिंग हो सकती थी? क्योंकि फॉर्मेशन कमांडर्स का जो एलामिया है इसके अंदर आपको कुछ इश्यूज़ के ऊपर एक तशवीश नज़र आती है कि जो कुछ हुआ वो शायद अवॉइड भी किया जा सकता था। नदीम साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि जो हुआ बहुत अफसोसनाक था। एक तरफ से ये क्लेम है कि वहाँ सैकड़ों लाशें गिरी या दसियों लाशें गिरी, अब शायद फिगर तो और नीचे अब 12 आ गई आज, बल्कि उसके ऊपर एक दोबारा खबर भी है कि गौहर खान और अलीमा खान की इस पर गुफ्तगू हुई कि आपने 12 क्यों कहा। उन्होंने कहा कन्फर्म ही 12 है इसलिए 12 का। 12 की भी कंफर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, तो उधर से टोटली डिनायल है, इधर से ही है। बहरहाल जो भी, अगर वो भी शहादतें अगर हुई हैं तो वो शहादतें हैं और हमें उनका भी अफसोस है। वो हमारे बच्चे हैं, एक का जाना भी अफसोस, एक का हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, और उनको लाया गया है। उनको वो इस इरादे से नहीं आए, तो उनको लाया गया है कोई ख्वाब दिखा के अपने लीडर के मोहब्बत में फला, और उसके पीछे अज़ाइम कुछ और थे। अब सवाल यह है कि ये बिल्कुल पहली बात कि इसको कैसे हैंडल किया जाता। देखिए नदीम साहब, पहला वो काफ़िला जो हमला आवर हो रहा है, हम तो हमला आवर की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं ना, आप शायद इससे मुख्तलिफ करें कि एक सूबाई हुकूमत मरकज़ी हुकूमत पे हमला आवर होने आ रही है। उसका पहला टकराव पुलिस के साथ होता है अटक में, और वहाँ भी कोई 25 बंदे या 24 बंदे पुलिस के ज़ख्मी होते हैं। वहाँ पुलिस ने कोई इस तरह की फायरिंग या कोई मसला या कोई
खौफनाक किस्म की कोई लड़ाई नहीं लड़ी, वहाँ को लोग ज़ख्मी नहीं हुए उनके। फिर चलते चलते कई जगहों पे ये लड़ाई होती है, फिर 26 नंबर चुंगी पे होती है, फिर पेशावर मोड़ होती है, चलते चलते वो कहते हैं हमने डी चौक जाना है। अच्छा, ये सारे अमल के दौरान हुकूमत ये कोशिश करती है, फैसिलिटेट करती है कि आप जाइए, वो पीटीआई की क़यादत को कायल करते हैं इस बात पे कि आप जो हम आपको इजाज़त दे रहे हैं, आप संगजानी में जलसा कर लें, सिट इन करना है सिट इन कर लें। वो उस पर एग्री करते हैं, लेकिन उनका ये ख्याल है कि हम अपने तौर पे फ़ैसला नहीं कर सकते जब तक हम खान साहब से इजाज़त ना ले लें। उनको वहाँ भेजा जाता है, वो वापस आके कहते हैं, जो मौजूदा क़यादत धरने की है, जो धरने को लीड कर रहे हैं, उनको वो कहते हैं कि जनाब ये खान साहब का पैगाम है, हम दो ज़िम्मेदार हैं ना, बैरिस्टर गौहर जो कि पीटीआई के इस वक्त इलेक्टेड चेयरमैन हैं, और दूसरे बैरिस्टर सैफ हैं जो उनके तर्जुमान हैं, वो दोनों कहते हैं कि हम मिल के आए हैं और ये उनका मैसेज है। उनको कहा जाता है नो, हमने तो डी चौक जाना है। फिर आप 26 नंबर चौकी पर उनको तजवीज़ दी जाती है उनकी अपनी जमात की तरफ से कि यहाँ रुक जाए, वो कहते हैं नो। फिर उनको पेशावर बोर्ड पे मेरी इतला है कि उनको उनके साथियों ने कहा कि यहाँ रुक जाते हैं, जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया था, आगे ना जाएं, क्योंकि उस पेशावर मोड़ तक रेंजर्स के जवान शहीद हो चुके थे, पुलिस का सिपाही शहीद हो चुका था और दसियों पुलिस वाले ज़ख्मी हो चुके थे। अब यहाँ पे भी जो बर्दाश्त का लम्हा है वो ऑलमोस्ट बायला पुआ पड़ा है, तो उनको वाइज एडवाइस आ रही है कि जी बहुत कुछ हो गया है तो अब यहाँ रुक जाए। वो कहते हैं नहीं, हमने वहाँ जाना है। और वो वहाँ लेकर नौजवानों को जज्बातियत में आके, एक लिमिट है जब वो क्रॉस करते हैं तो उसके बाद रियासत क्या करे। क्या यहाँ आने तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मुजाहरा किया? जहाँ तक ताल्लुक किसी जगह तो एक बड़ा दिखाया गया कि एक नौजवान को कंटेनर से गिरा दिया गया, कुछ ने कहा जी वो तो नमाज़ पढ़ रहा था। मैंने कहा यार तीन कंटेनर्स के ऊपर चढ़ के एक नौजवान, क्या वो नमाज़ पढ़ रहा था? नीचे सारा एहतजाज हो रहा है और वो नमाज़ पढ़ने चला गया। नौजवान कर लेते। वो नौजवान को भी किसी ने कहा नहीं था कि ऊपर चढ़ो, और जिस पुलिस वाले ने उसको धक्का दिया उसको भी वज़ीर आज़म ने या किसी पार्टी ने या किसी वज़ीर ने नहीं कहा, या आईजी ने नहीं कहा कि तुम उसको नीचे गिरा दो। ये स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब सवाल ये है कि इसको और क्या हैंडल करते। और अगर आप ये दूसरी तरफ देख लीजिए, अगर ये हैंडलिंग ना होती, गवर्नमेंट कंटेनर ना लगाती, उनको आने देती, कहा जाता ठीक है जी, कानून के बावजूद, अदालत के फैसले के बावजूद गवर्नमेंट कहती ठीक है आ जाओ, वो आ जाते। जिस मूड में थे, जिस तैयारी में थे, अगर वो जाके पार्लियामेंट हाउस पे, वो प्रेसिडेंट हाउस पे, वो जाके आगे मुख्तलिफ इमारात पे हमले करते जहाँ की फ़ौज खड़ी थी और फ़ौज उनको रोकती, फिर क्या होता। और अगर वो उन हमले उसमें कामयाब हो जाते और वहाँ बिल्डिंगों में दाखिल हो जाते, तो आप यहाँ बैठ के, मैं और आप, हम गवर्नमेंट को कोस रहे होते कि ये क्या गवर्नमेंट है, जिनको पता था एहतजाज होना है और इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा खुर्रम साहब, आपकी तरफ भी आऊँगा, आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एलामिया है इसके अंदर 3-4 नुकात उठाए गए हैं। एक तो जो कुछ हुआ उन वाक़यात का जिक्र है, और फिर जो सोशल मीडिया कैंपेन है उसके ऊपर ख़ास तवज्जो है। आपकी जमात इस इशू को लेकर कैसे आगे बढ़ना चाहेगी? जो पीका लॉ के ऊपर हमने चीज़ें देखी, वो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है। हेट मॉन्गर्स को अलहदा करें लेकिन बाकी सिविलियंस को अलहदा करें। शुक्रिया मलिक साहब, लेकिन सबसे पहले ये जो हमने एहतजाज के हक को बाकी तमाम हकूक के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया, इस पर ज़रा हमें गौर करना है कि वो पाकिस्तानी जो एहतजाज के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, उनका कारोबार, रोज़गार, बच्चों की तालीम, वालिदैन की सेहत, क्या वो हक नहीं है उनका? क्या उनके जान और माल की हिफाजत जो है वो उतना ही बड़ा हक नहीं जितना एहतजाज का हक है? तो ये कहने के लिए एहतजाज चूंकि कर रहे हैं तो लिहाजा हर चीज को वो तोड़ सकते हैं। देखिए, उन्होंने पार्लियामान का बनाया हुआ कानून तोड़ा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़े ऑर्डर तोड़ा, और उसके बाद मुसल्ला जो एहतजाज है वो तो फिर एहतजाज नहीं होता, उसे फिर रियासत पर हमला ही तस्वर किया जाएगा। और आर्टिकल 19 जिसमें एहतजाज का हक दिया गया है वो साफ कहता है कि इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। और एक ऐसा एहतजाज जो डी चौक पहुंचने तक 3 रेंजर और 1 पुलिसमैन की जान ले चुका था, वो कहीं से भी पुरअमन नहीं था। ये जो शहादतें थी सिक्योरिटी पर्सनल की, ये डी चौक पहुंचने से पहले हो चुकी थी। तो लिहाजा ये जो उसके ऊपर बहुत गुफ्तगू होगी, कैसे डील किया, कैसे करना चाहिए,
लेकिन जहां हिफाजत का सवाल है, बेलारूस के सदर मौजूद थे चंद 100 मीटर दूर इस जत्थे से, तो क्या उन तक फिर जाने की इजाजत दे दी जाती कि अगर एक जत्था एहतजाज करने आ गया है तो लिहाजा पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो तो बेमानी है, चूंकि हमने हर सूरत एहतजाज करना है। तो लिहाजा ये बड़े संजीदा मामलात हैं। और इस पर जो अब हेट मंगरिंग की आपने बात की, देखिए एहतजाज के हक में और इजहार राय में जो ख़ास तौर पर डिसेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल, इख्तलाफ राय, सड़कों पर नकली खून बिखरे होने की तस्वीर इख्तलाफ राय नहीं है, ये फितना और फसाद है, ये इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है जो की गई है। तो लिहाजा इसके ऊपर हम अभी ये सारी पूरी दुनिया में हुकूमतें इससे डील कर रही हैं। हमारे लिए भी मुश्किल है कि किस तरह जो लोग नफरत फैला रहे हैं और जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं। खुर्रम साहब, लेकिन अगर ये आपकी बात मान लें हम कि 26 को यहाँ हुआ ही कुछ नहीं था, तो ये बात हकायक के मुनाफी है, ये झूठ होगा। और मैं इस झूठ को अगर आपकी बात को प्रमोट करूं तो मैं अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज अदा नहीं कर पाऊंगा। तो अगर सच्चाई लिखूं तो आप कहेंगे कि ये हेट मॉन्गरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ आपको तवाज़ुन लाने की जरूरत है कि जो सच्ची बात है उसको आप हेट मॉन्गरिंग में मत शुमार करें, जो फेक न्यूज़ सच में फेक है सिर्फ उसको फेक शुमार करें। मुसल्लह जत्थे को ताकत से रोका गया है, ताकत से रोका गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी तरह जिनकी हम तो अभी भी कहेंगे कि जी अगर कोई सबूत और शवाहिद मौजूद है तो पार्लियामान का फोरम मौजूद है, उस पर लेकर आइए। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले हर पाकिस्तानी का हक है कि उसकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। लेकिन अभी जिसका जिक्र हुआ कि जो साहब वो जो कंटेनर वाला वाक़या था, वो हमारा भाई आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के साथ एक सोफे पर पेशावर में मौजूद था, और उसकी ज़िंदगी के ऊपर जिस किस्म का झूठ फैलाया गया, जिस किस्म की हेट मंगरिंग की गई, वो भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो लिहाजा हमें ये सर वो बच गया है तो ये उसकी किस्मत, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी हुई थी, लेकिन ऊपर से 3 कंटेनर से फेंकने में कोई अकल का काम नहीं था किया। एटलीस्ट उनको पूछना चाहिए कि भाई क्या सोच के धक्का दिया था। अहमद उवैस साहब से भी पूछते हैं। अहमद उवैस साहब, जो सोशल मीडिया का इशू है ये संजीदा मामला है, ये भी पूछना है कि किलो वाले डंडों लेकर आपने फिर रेंजर्स पर और पुलिसमैन पर हमले क्यों किए, ये भी सवाल होंगे, ये बराबर के सवाल है। और वो भी, और गुलेलों के अंदर वो अगर आप वो लोहे की वो जो गोलियां फेंकते हैं वो गोली की तरह ही आकर लगती हैं जो होते हैं वो भी। अहमद उवैस साहब, जो सोशल मीडिया है वो सीरियस मैटर है, जहां आप सब जमातों को की लीडरशिप दिखानी चाहिए, सिर्फ पीटीआई नहीं बाकी सियासी जमातें भी, खास तौर पर नून लीग और पीटीआई, ये दोनों अगर इस पर बात कर लें खुले दिल से तो रास्ता निकल सकता है। किसी की बहू बेटी महफूज नहीं रहती। फौज का कोई सरबराह है तो उसको आप टारगेट भी, आपसे मुराद यह है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग अकाउंट चलाते हैं इस तरीके से कैंपेन चलाते हैं कि जैसे उसके खिलाफ कोई लाने जंग करवाने की कोशिश कर रहे हो। जजों की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं रहती, जर्नलिस्ट छोड़ ही दें, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जर्नलिस्टों के लिए जो ज़ुबान बोली जाती है उसका कोई हाल नहीं है। वो अपने घरों में जाके वो एटलीस्ट उसको स्विच ऑफ करके रखती होंगी मोबाइल फ़ोन्स को कि उनका कोई पड़े ना अकाउंट। तो हमें इसके ऊपर कोई सारी जमातों को खुले दिल से बात करनी चाहिए कि ये नफ़रत अंगेज़ रवैया जो है ना, इसको हम कम से कम करने के लिए कोशिश अदा करें। अवैस सब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बात यह है कि ये जो अभी आपने सवाल उठाया है, असल में संजीदगी से इन ऐसे सवालात को टेकअप करना चाहिए और इसके ऊपर बड़ी डेलिब्रेशंस होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप 24 तारीख से लेके आज तक रोज़ाना यही बात जो है वो खुर्रम साहब भी उसको रिपीट करते चले जाते हैं मुबालगा आमेज़ी के साथ। एक तरफ इंतहा हद तक झूठ है, सोशल मीडिया जो कि हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है, कि ये कहिए कि वो पीटीआई के लोग हैं, वो एफिलिएशन कह लीजिए या वोटर कह लीजिए, वो तो वोट तो अब इतना बड़ा वोट पड़ा है तो वो सारे वो पीटीआई के मेंबर तो नहीं है। वो लोग, वो नफ़रत है सिस्टम के अंडर, जो सिस्टम जिस तरीके से इस वक्त एमर्ज होकर सामने आया है उसके अगेंस्ट नफ़रत इंतहा तक बढ़ गई है। तो उस नफ़रत का वो तक़वियत मिलती है हुकूमत के हलकों से झूठ बोलने से और उधर से मुबालगा आमेज़ी से, और मुल्क का सत्यानाश हो रहा है। बैठ के यहाँ पे बातों को भुला के आगे की सोचनी चाहिए
कि ये हो गया, यूं एक स्टेप आ गया, या यूं किसी ने मारा, यूं किसी ने किया, वहाँ यूं हो जाता। भाई हो चुका जो हो चुका, इससे पहले बहुत कुछ हो चुका। इतने सख्त मामलात ने इस मुल्क के अंदर, और यही नून लीग ने क्या कुछ नहीं किया यहाँ पर, हो चुके। अब माजी के लकीर पीटने से कुछ नहीं बनेगा। मामला यह है कि खुले दिल से बैठें आप। मैंने तो बार बार तजवीज़ की है कि कोई राउंड टेबल में बैठे और वहाँ खुले दिल से इन मामलात को हल करने का कोई रास्ता निकालें। मुल्क को आगे तब चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा कि हम एक दूसरे को दुश्मन दराजी करते रहें और एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते रहें कि तुमने ये गलत किया, वो कहे तुमने ये गलत किया। तो हर कोई अपनी तरफ जो है वो सच्चाई भी कहेगा कि मैं सच्चा हूँ और दूसरा गलत है। ये आर्बिट्ररी एटीट्यूड जो है ये हमने परपेचुअल डिक्टेटरशिप से हासिल किया है पाकिस्तान के अंदर। डेमोक्रेसी का ये एटीट्यूड नहीं है। डेमोक्रेसी का एटीट्यूड तो है कि अपने फेलो ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट भी करो, उसकी ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करो, ऑनर करो उसको, और सुनो कि वो आप क्या तजवीज़ करते हैं अहमद अवैस साहब? क्योंकि अगर सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा लोगों को ये कायल करने की कोशिश करनी हो कि आप मुनासिब ज़ुबान के अंदर, इखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी बात लिखें, तो उसके लिए आप सबको क्या करने की ज़रूरत है? अपनी जमातों के अंदर भी और जमातों के बाहर भी एक पैगाम जाना चाहिए। पार्लियामान के कंसेंसस के साथ आप सब जमातों की इस पर बात कर रहे हैं। आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सोशल मीडिया जो कुछ कर रहे हैं जिस तरीके से, वो नफरत का इजहार क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कई दफ़ा कहा कि बड़ा अच्छा और आसान तरीका है कि हुकूमत रस्म मैग्नेनिमिटी दिखाए और कहे कि इलेक्शन ऑडिट करा लो। ये तो कहते हैं हम सही इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में गए हैं। ऑडिट करवा लें, किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, ना पीटीआई को मिलेगा ना किसी और को मिलेगा कि वो गलत उनके साथ ज्यादती हो गई है। देखिए कहीं पे आकर रुकना पड़ेगा आपको। ये नफरत इस तरह बढ़ रही है कि एक तरफ चार्ज है आपके वर्किंग का, एक तरफ चार्ज है कि आपने इतने से इतने कर लिए, मेंबरशिप बढ़ गई, वोट कम थे। इन सब का कहीं ना कहीं कोई ऐसा हल निकालें जो एक्सेप्टेबल टू ऑल हो। जब ये बात होगी तो खुद ब खुद हम एक तरफ हमारी अखलाकियात भी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और ये दुश्मन तराजी से भी हम बाज आएंगे। ना पाकिस्तान ऐसा था, ना पाकिस्तानी कौम ऐसी थी। तो यहाँ जहाँ हम कायरा साहब आपसे चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आमतौर पर जो शख्सी आज़ादी इजहार है उसके ऊपर काफ़ी सपोर्ट मौजूद होती है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी की भी सपोर्ट मौजूद होती है। अब अगर ये पीका लॉ जिस शक्ल में वो मुसवदा उसका सामने आया इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। अब कहें कि फ़ेक न्यूज़ को छेड़ो ही ना तो वो बात दुरुस्त नहीं है फ़ेक न्यूज़ के लिए, लेकिन आपको मुतवाज़न कोई पॉलिसी लानी पड़ेगी, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए खुले दिल से। आप हफ्ता लगाएं पार्लियामान में, फिर आगे बढ़ें। देखिए मलिक साहब, इस पर बहस भी होगी, होनी चाहिए भी, कोई शक नहीं है। एक याद रखिए, कानून आप कितनी भी अच्छी नीयत से बनाते हैं, कहीं ना कहीं वो मिसयूज़ हो जाता है। हमारे जैसे माशरों में बड़ी नेक नीति से बनाए गए कानून भी मिसयूज़ हुए हैं और बहुत अच्छे कानून भी मिसयूज़ हो जाते हैं। मैं ये कहूँ या कमेंट ये कहे कि जी बिल्कुल ऐसा एक कानून बन जाएगा कि जी जिसमें किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत हो ही नहीं सकेगा, नीयत तो ये नहीं होनी चाहिए। और हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए समाज को भी, आपको भी, मुझे भी, गवर्नमेंट को भी, कि हम उसको मिसयूज़ को रोकें। मेरा मसला सिंपल ये है सर, मिसयूज़ रोकने के लिए माज़रत चाहता हूँ, आपकी कथा कलामी हो जाएगी। मतीउल्लाह जान के साथ वो रिपोर्ट करने के लिए अस्पताल चला गया था तो हमने 250 ग्राम उस पर आइस डाल के उसको आइस में अंदर कर दिया। तो ये हरकतें जब हम करेंगे ना तो फिर हम कहें कि हम कोई बड़े सुलझे हुए लोग हैं तो बात थोड़ी क्वेश्चनेबल हो जाती है। बात तो यह है कि जैसे लोग हम हैं, अब यहाँ टेलीविजन पे बैठ के मैं लोगों के बारे में कहूँ तो बड़ा नामुनासिब होगा। हम जैसे हैं सारी दुनिया में देख रही है, हम भी अपने गरेबानों में झांके कि हम क्या है, तो हमें पता है जो मतीउल्लाह कर रहा था वो भी दुरुस्त नहीं था और जो मतीउल्लाह के साथ हुआ वो भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं अगर हॉस्पिटल में गया था एक रिपोर्ट के लिए, नहीं है। लेकिन नदीम साहब, एक मैं गुजारिश करूं, आपका ये हक है कि आप खबर लें, आपका ये हक नहीं है कि आप किसी दफ्तर का दरवाज़ा खोल के जाके फेंक के और आप कहें कि मुझे इस सवाल का जवाब दो। ये दुनिया में कहीं किसी जगह सहाफ़त ये नहीं करती। तो हमारे यहाँ हम उसके जवाब में उठाया जाना ठीक था। मैं तो कह रहा हूँ कि जो वो कर रहा था वो भी गलत था, जो किया गया वो भी गलत। मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ। सर, हमारे रवैयों में तवाज़ुन लाना बहुत ज़रूरी है। सर, गुजारिश ये है कि हमारे रवैयों में तवाज़ुन सिर्फ नहीं है, सिर्फ हमारे रवैयों से, गुफ्तगू से नहीं आना।
हमारे रवैयों में फ़र्क एक ओवरऑल प्रोसेस से आना है। ये बात बड़ी अच्छी की है अहमद अवैस साहब ने, पहले भी ये काफ़ी दिनों से ये बात कह रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कोई मिल बैठ के आगे बढ़ने का रास्ता हो। पहली बात तो ये है, मैं अवैस साहब के बहुत एहतराम करता हूँ। ये सारा अमल जो डायलॉग का है ये रुका हुआ है खान साहब की जिद से। आज तक डायलॉग के अमल को कि मैं इनसे डायलॉग नहीं करूंगा, ये खान साहब कह रहे हैं। उनकी जमात के बाकी लोग कहते हैं करने हैं, लेकिन खान साहब उसको आशीर्वाद नहीं देते। सर आज उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है जिसका उमर अयूब सरबराह थे। उमर अयूब आज ही गिरफ्तार हो गए। सर देखिए, मेरा आई होप कि उसका कोई पेशी वेशी शायद लगी हुई है, रिहाई हो जाए उसकी। मेरा सर सवाल ये हमें आगे लेकर चलना है सर इस प्रोसेस सर को। मेरा सवाल ये है कि उमर अयूब हो, गौहर खान हो, फलान हो, ये सारे हो के आए ना खान साहब से, अप्रूव करा के आए। उनकी अप्रूवल को किसी ने ओवर रूल कर दिया, फिर क्या हुआ? अब सवाल यह है कि इस जमात के अंदर एक कहाँ किसके साथ फाइनल बात हो सकती है? वो खान साहब की अप्रूवल सही है, और जब तक खान साहब खुद ना कहें, वो माजी में बहुत दफ़ा मुज़ाकरात के अमल को सैबोटाज कर चुके हैं अपनी पार्टी के। इलेक्शन के फौरन बाद उन्होंने अपने हाथों से इसके ऊपर कुल्हाड़ी मारी थी, जो नहीं मारनी चाहिए। छोटी सी और गुजारिश कर लूँ, ये जो पीटीआई का जो मुतालबा है ना, इलेक्शन का ऑडिट करा ले, 26वीं तरमीम पे उनका नुक्ता नज़र है, खान साहब पे उनका नुक्ता नज़र है। मैं बहुत दफ़ा ये गुजारिश कर चुका हूँ कि ये प्री कंडीशंस के तौर पे नहीं माने जा सकते। ये कहीं नहीं डायलॉग ऐसा हुआ कि प्री कंडीशंस पहले ये है, ये करो तो आगे चलो। ये आप अपना एजेंडा आइटम रखें, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे, हुकूमत अपना एजेंडा आइटम रखे और उस पर डिस्कशन करें, वहाँ से रास्ता निकलेगा। अगर हम कहें, हुकूमत कहे कि नहीं पहले आप ये मानो फिर चलेंगे, और आप कहें ये मानो आगे चलेंगे, ये कुछ नहीं होगा। शराइत आयद करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से JUI की क्या बातचीत चली? बिलावल कल आए थे। आप अगर उनके हवाले से पूछ रहे हैं तो बिलावल का आना जो है वो एक जो हमारा नहीं बल्कि सरकार का बिल था, वो हमारी फरमाइश पे था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, वो मदरसों के हवाले से। तो उसके हवाले से बातचीत हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जी ये ठीक है, हमने इस पे वोट भी किया था, अब वो सिर्फ आपका बिल नहीं है हमारा भी है। मगर हुआ ये कि उसके बाद जब वो गए हैं तो आज जो है ना वो कोई मैसेज चला दिया। वो मैसेज में कितनी हकीकत है वो बिलावल बताएंगे या कोई और दोस्त बताएगा जो सरकार में है, कि उन्होंने कहा कि जी वो सदर ने रिफ्यूज कर दिया, कोई ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दिए और बिलावल के हाथ में नहीं है, कुछ इस तरह का मैसेज चला दिया। कोई पता नहीं बिलावल साहब को खराब करने के लिए या हमें खराब करने के लिए। राना सनाउल्लाह भी आए थे, उनसे क्या बात हुई? राना सनाउल्लाह से कुछ कमरे की बातें थी। क्या ऐसी कोई बात, कई चर्चा हो रहा है कि अगर कोई इन हाउस चेंज आती है तो पीपल्स पार्टी अगर अपने आप को पोजीशन करती है तो JUI मुमकिन तौर पर उनको सपोर्ट कर सकती है। क्या JUI मुमकिन तौर पर ऐसे किसी चेंज के हक में होगी पीपल्स पार्टी को या बिलावल को सपोर्ट करने के लिए? ये बातें अभी तक प्री मैच्योर हैं। ये बात तो मैं तो आपको नहीं कह सकता कि मैं एक आम वर्कर हूँ। इवन मौलाना भी अकेले शायद अकेले जब उन्होंने अपनी मुशावरत न की होगी अपने पार्टी के अदारों से तो ये बात नहीं कर सकते। तो आप पहले इसको शुरा में डिस्कस करेंगे फिर इसके ऊपर राय दे सकते हैं? जी, शुरा में, आमला में, दोनों जगह पे जो है ना वहाँ से जो है ना ये बात हम अप्रूव करवाएंगे तो देन जो है ना इसके ऊपर बात हो सकती है। मगर अभी तक कोई ऐसी बात जो है ना वो पाइपलाइन में नहीं है। सही। या तो कोई पार्टी कहे ना कि जी हम ये सोलो फ्लाइट करने जा रहे हैं या किसी और के साथ, और देन जो है ना प्रपोजल आए और फिर देन अपनी पार्टी के अदारों में रखा जाए। तो अभी तक वहाँ पे भी जो है ना अगर चीजें खो रही हैं तो उनके दिल में सारी बातें दिलों में कुछ तो शायद होंगी, लेकिन सारी बातें दिलों में है नहीं है, क्योंकि फैसल वाडा साहब के ज़रिए और कुछ और जगहों से जो मैसेजिंग है वो इस तरीके से है कि जो कुछ ये धरने के बाद के असरात हैं उनसे निपटने के लिए कोई इमरान खान से विंडो या PTI से बातचीत की विंडो जो है उसको ओपन किया जाए। फिर इसी तरीके से इन हाउस चेंज वाली खबर जो है उसके अंदर जान पड़ती है। तो आप लोगों का इसमें दायरा कार तो शुरू हो जाता है बातचीत का। नहीं, दायरा कार तो जाहिर है मौलाना, वो एल्डरली रोल तो है ना उनका। एल्डरली रोल उन्होंने प्रूव भी किया है 26 अमेंडमेंट पे, और अब भी जो ना वो एल्डरली रोल है। यकीनन बिलावल भी उस एल्डरली रोल को जो ना वो एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, और बाकी दोस्त भी मानते हैं। तहरीके इंसाफ से बातचीत के लिए उस एल्डरली रोल को अदा करेंगे अगर वो चाहें तो। अगर तो
अगर वो चाहें, तहरीक इंसाफ चाहे कि इस मामले को बीच में बैठ के हल कराया जाए, विन विन सिचुएशन हो जाए, किसी की कोई इंसल्ट ना हो और कोई ऐसा रास्ता निकल जाए इज्जत वाला और पाकिस्तान के मफाद में, तो यकीनन मौलाना इस किरदार को अदा करेंगे। सर, पीका लॉ पे भी एक राय दे दीजिए आप, क्योंकि आईनी कानूनी अमूर के माहिर हैं। जो पीका लॉ का मसवदा अभी सामने आया या प्रेस में हमारे सामने जो कॉपी आई, उसमें सजाएं तो बहुत सख्त हैं, लेकिन कौन फेक न्यूज़ वाला है, कौन हेट मॉन्गर है और कौन एक इंडिपेंडेंट शख्स, एक सिविलियन अपनी राय दे रहा है, इसमें तखसीस कैसे होगी? इसके ऊपर क्या वाज़ेह लाइन मौजूद है उस बिल के अंदर या नहीं है? मलिक साहब, एक तो ये जितनी भी ड्राफ्टिंग आई है आज तक, मैं क्योंकि एक लीगल साइड से हूँ और छोटा मोटा वकील हूँ, तो उसमें जितनी भी ड्राफ्टिंग होके आती है वो बड़ी पुअर ड्राफ्टिंग होती है। मुझे बड़ा अदब है उन दोस्तों का जो करते हैं, बड़ा एहतराम है, मगर इसके बावजूद जो है चूँकि प्रोफेशनली आप उसको देखते हैं तो वो इस तरह से जो है ना चीज़ें तैयार करते हैं कि जैसे जो है ना अनफॉर्चुनेट, बस इतना कहूँगा इस पर। और इस पे भी बदकिस्मती है, और ये जो कुछ किया गया है, एक तो अच्छी तरह से ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं है, और उसके बाद दूसरी बात कि जो फेक न्यूज़ और ये हेट न्यूज़, ये अगर इस मुल्क में अगर साबित करना हो तो उसको अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के स्टेचर के आदमी को भी 1-2 साल लग जाते हैं। तो एक कामनर को जो है वो तो इससे ज़्यादा दुगना का टाइम तो लगेगा, वो भी अगर उसके पास वसाइल हो, अच्छा वकील हो, अदालत जो है ना फेवरेबल हो, जज कोई लिबरल हो, तो ये इस तरह की जो कानून साजी है ये इनफैक्ट जो है कमज़ोरी को साबित करती है। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें जो। खुर्रम साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ दोबारा। इसी पीका लॉ को मैं चाहूँगा आप भी इसके ऊपर राय दें। हमें इसके ऊपर काम करना है। ये पाकिस्तान से बाहर बैठ के लोग ख़ास तौर पर वो तीली लगा के ऐसे काम करते हैं कि पूरे मुल्क में आग लग जाए, लेकिन उसके साथ हमने अपने 25 करोड़ लोगों को जेलों में नहीं झोंकना, इसलिए कुछ तवाज़ुन चाहिए, बैलेंस चाहिए इस पूरे प्रोसेस में। तो फिर मलिक साहब, हम ये केस स्टडी ले लेते हैं कि वो तस्वीर जिसमें डी चौक के सड़क के ऊपर नकली खून बिखेरा गया था कई मील तक, अगर वो तस्वीर आई है तो उसका क्या काम? ये सवाल है हम सबके सामने कि वो झूठी तस्वीर है, वो एक फितना फैलाने की नीयत से तस्वीर शाया की गई थी, वो नफरत फैलाने की नीयत से तस्वीर शाया की गई थी। तो लिहाजा अगर जब ऐसी कोई बात हो और एक रिकग्नाइजेबल जो है पाकिस्तानी शहरी ने वो तस्वीर पब्लिश की हो, फिर हमें क्या करना? असल तो कानून जो है वो थ्योरी पर तो मबनी होता है, लेकिन उसने जो हकीकी वाकयात हैं उनके ऊपर, यानी जो एक्चुअल इंस्टेंसेस हैं उनके ऊपर उसने एक्ट करना है ना, तो इस पर हमें बात करनी है। इसीलिए बहस अभी जारी रहेगी। और जो मुसवदा सामने आया है, जिस तरह 26वीं तरमीम का जो पहला मुसवदा था और आखिरी मुसवदा जो पास हुआ, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क था। और इसी को जमहूरियत कहते हैं कि वो जो अगर हुकूमत की तरफ से कोशिश भी हो कि जी एक बहुत ज्यादा जकंद लगाकर जो है बड़ा कानून पास कर लिया जाए, लेकिन जब वो पार्लियामान के सामने आता है तो उसके अंदर जो तमाम प्रोटेक्शंस हैं उसका ख्याल रखकर ही आगे बढ़ा जाता है। तो ये प्रोसेस होगा। दूसरा जो हमने पहले गुफ्तगू की, देखिए अहमद उवैस साहब, अगर आपने एक बात मुझे करनी है, तो क्या किसी जमात के ज़हन में होगी बड़े दिल का मुजाहरा है तो वो गम और गुस्सा तोजी नहीं हो सकता मुसल्लह हमले का, वो गम और गुस्सा तोजी नहीं हो सकता कि एक सूबे के वसाइल, हथियार, रोजगार, एहलकार जो हैं वो वफाक पर हमले के लिए बार बार इस्तेमाल हो। और ऐन उस सूबे में जहाँ जिला करम में 122 लाशें सड़क पर मौजूद थी और उन पर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी। अहमद उवैस साहब, अगर इस मसले के ऊपर पीका के हवाले से अगर हुकूमत आगे बढ़ना चाहती है तो पीटीआई को पार्लियामान के फ्लोर के इस इशू के ऊपर इंगेज करना चाहिए, प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव तमीरी किस्म की इनपुट देने के लिए, ताकि वो कानून बने जिसमें पाकिस्तान के अवाम का भला और नुकसान ना हो, पाकिस्तान की जिसमें बेहतरी हो। तो आप लोगों को इंगेज करना चाहिए बराह रास्त इस मामले में। देखिए, ये बड़ा सवाल आपने किया है, अच्छा सवाल है, लेकिन बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है। यहाँ पर फिर जब होता है कि जब कोई झगड़े की कैफियत हो जाती है तो रिजॉल्व करने के लिए आप जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं कि पहला जो है एक गलत कदम किसने उठाया, फिर आप आगे चलते हैं कि वहाँ से आप सुधारना शुरू करेंगे तो मामला सीधे होंगे।
आप कहें कि ये सब मामले जो हैं ये तो ठीक हो गए, हुकूमत बन गई, अब ये कुछ ना करें। आईनी तरामीम भी, अब आईनी तरामीम को सिर्फ सामने रख लीजिए कि इम्प्रैक्टिकेबल है। कभी आपने सोचा है कि 7 जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो बैठेंगे और प्रॉब्लम बन जाती है बड़ी, मसलन फॉर एग्जांपल जो फैसला हुआ 13 जजेस फुल कोर्ट ने फैसला किया रिजर्व सीट्स का, और उसके रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है। अब वो रिव्यू पिटिशन जो है वो समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेंगे। वो ना 7 जज सुन सकते हैं और आप उधर सुनाने को तैयार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें कोई स्टे नहीं हुआ और इट इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो क्या कैफियत होगी कौम में और पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है विल नॉट लूज इट्स करेंसी? हैसियत क्या रह जाएगी कि उसके ऑर्डर की? बहुत सारी ऐसी इसी तरह से बातें हैं जो गलत स्टेप लेने की वजह से पैदा हो चुकी हैं। जब तक उनका तदारक नहीं किया जाएगा, और मैं साथ ही साथ अभी एक अच्छी बात कर रहे थे नेगोशिएशन से मुतल्लिक कायरा साहब, तो कायरा साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, हुकूमत जो है वो हमेशा मैग्नेनिमिटी दिखाती है। भुट्टो साहब का वाक़या आपको तो याद होगा कि जब एजिटेशन हुए थे तो भुट्टो साहब ने TOR बनाई थी और बाकायदा तौर पे ऑफ़र किया था कि आओ बैठो एक क्रॉस टेबल बैठ के बात करते हैं, और शुरू हो गई बाकायदा वो डायलॉग जो थे, पॉलिटिकल डायलॉग्स जो हैं वो बड़े अच्छे माहौल में शुरू हो गए थे। इट कंटिन्यूज फॉर वीक्स। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर आज भी आप इमरान खान को कह रहे हैं ना कि ठीक है जी वो ज़िद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये TOR बना के अगर ये ऑफ़र करें कि आओ जी हम बैठते हैं, आपके जो आपने क्वेश्चन रेज करने हैं वो आपके एजेंडे पे होंगे, आप लेकर आ जाएं, हमारे एजेंडे पे जो है हम लेके आ जाते हैं, बैठ के बात करते हैं, कहाँ जाके सेटल होता है और नहीं होता, ये अगला स्टेप है। जी ब्रेक के बाद ब्रेक ले लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज इमरान खान ने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है। उमर अयूब उसके सरबराह हैं, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सलमान रकम राजा और हामिद रजा उसके मेंबर है बातचीत के लिए। आप खुरम साहब जो बात अहमद अवैस साहब ने कही उसका जवाब देना चाहते थे। अगर थोड़ा बहुत भी वहाँ से इनिशिएटिव आता है, 2 कदम आप भी आगे बढ़िए और मिलके इस कदम को आगे की तरफ लेकर चलें पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए। खुरम साहब। जी हम तैयार हैं, और ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। मार्च 2015 में बाकायदा TOR बन के एग्रीमेंट हुआ था, अगर मैं याद करा दूं, PTI में उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, जिसमें यहाँ तक था कि अगर ये बात साबित होती है जुडिशल कमीशन में कि जी नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के साथ मिलकर कुछ सिस्टमेटिक रिगिंग की है, तो हम पार्लियामेंट को तहलील कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि PTI ने कहा था कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है, जो कि आया, तो हम फिर जो है मर्दर एजुटेशन नहीं करेंगे। लेकिन ठीक 1.5 साल के बाद वो दोबारा सड़क पर आए, और जिस तरह अब हमने देखा है बार बार, उस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा के हथियार रोज जो एहलकार गाड़ियां लेकर ये इस्लामाबाद पर हमलावर हुए अक्टूबर 2016 में। तो लिहाजा ये सब बातें जो हैं, इस पे अच्छी नीयत और पाकिस्तान के अवाम के जो दिया हुआ वोट है उसका एहतराम इसमें शामिल है। ये ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं जिसके ऊपर गुफ्तगू ना हो सके या आगे ना बढ़ सके। लेकिन उस गुफ्तगू तक पहुंचने के लिए जिस तरह 2014 में हुआ था, धरना खत्म करना पड़ा था, यहां भी इनको ये करना पड़ेगा कि ये जो मुस्तकिल धमकियां हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर देते हैं कि जी हम इस जवाब बड़ी बंदूकों के साथ जाएंगे, हम गोली का जवाब पता नहीं तोप से देंगे, और फिर जब वो इतराफ करते हैं कि जी उन्होंने पंजाब पुलिस के कई 100 एहलकारों को हब्से बेजा में रखा, तो जब बार बार इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस और ऑफेंसेस, एक्चुअल ऑफेंसेस ये करेंगे, तो फिर तो जो सारी TOR है या जो एक पुरअमन गुफ्तगू के जरिए मामलात का हल है वो नहीं होगा। तो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनको भी इस पर सोचना होगा, और तमाम जमातों को भी सोचना कि अगर हमें बढ़ना है आगे, तो ये जो तशद्दुद के जरिए सियासत का और इंतशार के जरिए इक़्तिदार तक पहुंचने का जो रविश है उसको तर्क करनी। सही सर, बंदूक के जोर पे तो बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन बातचीत के लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा ताकि सिलसिला चल पड़े। नदीम साहब, एक गुजारिश
बिलाशुबा हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना पड़ेगा। जिन लोगों के खिलाफ केसेस हैं वो केसेस भी चलते रहते हैं, एहतजाज भी हुकूमत के ख़िलाफ़ होते रहते हैं। ये PNA की मूवमेंट इस बात का सबूत है कि मज़ाकरात भी हो रहे थे, एहतजाज भी हो रहे थे। सो हम ये कहें कि वो एहतजाज बंद करके बैठ जाएं, ये भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर हमारा मुतालबा है कि जो कुछ माजी में जिस रवैये के साथ इख्तियार किया गया, अगर मज़ाकरात के अमल के ऊपर गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेती है, जो कि ऑलरेडी ले रही है, मैं फिर बार बार कहूँगा कि खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि उनके लोग जब जहाँ बैठ के मज़ाकरात करते हैं, जो पहले मैंने अब आपसे गुजारिश की थी, कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि पंजाब का इलेक्शन और KP का इलेक्शन कराया जाए, असेंबली अनडिज़ॉल्व थी, उस वक्त हमारे मज़ाकरात हुए, पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, हमने मज़ाकरात किए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया। हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप इसमें मदाखलत ना करें, लेकिन बंदयाल साहब नहीं पीछे हटे, उन्होंने कहा नहीं। 1 हफ्ते का टाइम दे दिया गया, मज़ाकरात हुए, मज़ाकरात लिखे जाने थे, मुआहदा तय हो गया था, असेंबली डिज़ॉल्व होने का, इलेक्शन का, सब कुछ, लेकिन खान साहब ने कहा नो, तो नो हो गई। फिर हमने ये इलेक्शन जब हुआ 2024 का, ये 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, 9 को PTI की रिजर्वेशन सामने आ जाती है, 13 तारीख को पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है। हम फिर कोशिश करते हैं कि हमें कोई जमातों को बैठना चाहिए, कोई वे फॉरवर्ड, एक जमात का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात है, हमको ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बातें तो नहीं कर रहे, लेकिन अगले ही दिन रात को हमारी कमेटी बनती है, अगले दिन खान साहब की तरफ से ऐलान हो जाता है कि इन 3 जमातों से डायलॉग नहीं होगा। तो जब तक खान साहब इस मामले का कुलियतन खुद इजहार नहीं करते, उनको करना चाहिए, हुकूमत को स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, और ये बात कि जी शराइत रखी जाए, हम भी ना रखें, वो जो तशद्दुद वाली बातें हैं या धरनों खुले दिल से बैठे, पाकिस्तान के लिए खुले दिल से भी जारी रखें अपना, वो अपने जलसे करें, जुलूस करें, आपस में बैठेंगे तो 100 रास्ते निकलेंगे, बातें करें। देखें मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दरमियान कितनी दूरी थी, हम आपस में कितने एक दूसरे के मुखालिफ थे, और COD के बाद वो तलखी जो थी वो नीचे चली गई। समझ आ गई ना, जब समझ आई तो कमर ज़मान कायरा साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।